वेलकम टू जेनेसिस। हमारी जो आज की ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री ये चैप्टर फर्स्ट है क्लास 11th की पार्ट फर्स्ट बुक का। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसका। तो बाकी फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मोल एनालिसिस है, मोल नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालते हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए हम ये समझना चाह रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है क्या, हम ये केमिस्ट्री शुरू क्यों करें। तो केमिस्ट्री क्या है, हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है, हमें वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में इतनी परवाह क्यों करनी है जो कि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं जिनके अस्तित्व का हमें पता भी नहीं है कि वो यहाँ है भी या नहीं है। केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है कंपोजिशन से, इंट्रैक्शन से और प्रीपोजिशन से फिज़िकल मैटर के। अगर कोई फिज़िकल मैटर है तो उसके कंपोजिशन कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, वो कैसे इम्प्रोवाइज़ होगा या वो कैसे तब्दील होगा, कैसे बनेगा, ये सारी जो चीज़ें डिसाइड करती है वो ब्रांच कहलाती है साइंस की केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम सेंट्रल ब्रांच ऑफ साइंस भी कहते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे रोल्स हैं। केमिस्ट्री आपके अप्लाइड साइंसेस में बहुत जगह काम में आती है, आपकी लाइफ साइंस में काम में आती है, आपके फिजिकल साइंस में काम में आती है, इसलिए हम इसे सेंट्रल पार्ट भी बोलते हैं साइंस का। तो ये एक सेंट्रल ब्रांच है साइंस की जो हर जगह अप्लाई करी जाती है। ठीक एक बात है, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है कि केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत बड़ी है। इसे हमें समझाने में, अगर मैं इसको समझाने लगूँ आपको कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में क्या क्या है, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अब मेन बात ये आती है कि हमने ये तो समझ लिया कि केमिस्ट्री केवल एक ब्रांच है साइंस की, पर केमिस्ट्री की अपनी भी कुछ ब्रांचेज़ हैं। तो केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज़ हैं उनमें हम 5 तरह की ब्रांच होती है केमिस्ट्री की। पहली है फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री और एनालिटिक केमिस्ट्री। एक बायो केमिस्ट्री भी होती है जिसको हम अप्लाइड केमिस्ट्री में ही काउंट करते हैं। तो हम एक एक करके इन ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली ब्रांच है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में हम उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ में डील करते हैं कि उनकी केमिकल रिएक्शन से फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस आएंगे, उनके मॉलिक्यूल्स के चेंजेस होने से फ़िज़िकल रिएक्शन, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस आएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से, कम करने से या और किसी तरह से उनको फोर्स करने से, तो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंजेस आते हैं उसको हम फिज़िकल केमिस्ट्री में काउंट करते हैं। दूसरी जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस पृथ्वी पे जितने भी नोन या अननोन एलिमेंट्स हैं उनके बारे में स्टडी जो होती है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है, एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। मैं फिर अंडरलाइन कर रहा हूँ इस बात को, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इस पृथ्वी पे उनकी स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। तीसरी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए एलिमेंट्स के बारे में ही पढ़ते हैं या उनसे बने हुए कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ते हैं। उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, ये हम सब पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कंपाउंड्स का जो मेन फॉर्मेशन है वो कार्बन और हाइड्रोजन का होना चाहिए। उस केस में जब हम किसी एलिमेंट को पढ़ते हैं या कंपाउंड को पढ़ते हैं तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काउंट होता है। फोर्थ जो इसकी ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। लिविंग सेल्स या ऑर्गेनिज्म के साथ में जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं वो ब्रांच आती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बायोकेमिस्ट्री के अंदर। पांचवी जो ब्रांच है इसकी वो है एनालिटिक केमिस्ट्री। एनालिटिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? एनालिटिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, एलिमेंट्स का, मॉलिक्यूल्स का, कंपाउंड्स का क्वालिटेटिव एनालिसिस जिस केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं वो है आपकी एनालिटिक केमिस्ट्री। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने ये समझा केमिस्ट्री साइंस की बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है जो डील करती है क्या बॉन्डिंग से, डिस्ट्रक्शन से, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ से, उनके इंट्रैक्शन से, मैटर में आपस में कैसा इंट्रैक्शन हो रहा है। फिर केमिस्ट्री की 5 ब्रांचेस के बारे में हमने जाना कि केमिस्ट्री की 5 ब्रांचेस है, फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। तो अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री, हम जो बात कर रहे हैं केमिस्ट्री पूरी जो रिवॉल्व होती है वो किसके अराउंड रिवॉल्व होती है? वो होती है मैटर के अराउंड। तो मैटर है क्या? इससे पहले हम एक बात और देख लें कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री कैसे किसी भी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट होती है उसके बारे में भी हम थोड़ा जान लें। तो केमिस्ट्री
बहुत लार्ज रोल प्ले करती है ग्रोथ और डेवलपमेंट में किसी भी कंट्री के। अगर हमें कहीं भी जिस भी कंट्री के अंदर कुछ भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या प्रिंसिपल्स हमें पता है, तो हम उसको ज़्यादा इकोनॉमिकली और फिजिबली यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी और ग्रो कर सके। तो इसलिए केमिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ग्रोथ और डेवलपमेंट में किसी भी कंट्री के। केमिस्ट्री हमें नई इंडस्ट्रीज़ लगाने में मदद करती है, बेसिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझ के गुड्स का उनको इम्प्रोवाइज करने में मदद करती है, ताकि हम उनको बिना हमारी हार्म पहुँचाए हमारी हेल्थ को उनको कंज्यूम कर सकें। मेडिसिन क्रिएट करने में हमारी केमिस्ट्री हेल्प करती है। तो हम जो भी चीज़ें आसपास देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हम केमिस्ट्री के थ्रू उसको समझा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैटर की। मैटर क्या है? मैटर जो भी चीज़ इस पृथ्वी पे है, कुछ भी, चाहे कुछ भी हो, जो भी चीज़ अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसके पास अपना मास है, तो मैटर कहलाती है। मैटर की बेसिक डेफिनेशन क्या हुई? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब जिस भी चीज़ का अपना खुद का वजन है, जिस भी अपनी चीज़ का भार है और जो जगह घेर रही है, वो मैटर कहलाती है। तो इसका मतलब क्या हवा मैटर है? बिल्कुल, हवा मैटर है। हवा का अपना एक भार होता है, अपना एक प्रेशर होता है, वो आपके आसपास की जगह को घेरती है, इसलिए वो मैटर है। तो अब एटम्स और इन सब के बारे में बात करने के बाद में हम बात करते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर क्या है। मैटर्स कितनी तरह के होते हैं? मैटर की जो स्टेट है, वो मैटर की स्टेट 5 बेसिक मेन स्टेट्स होती हैं, पर जिनमें से हम 3 ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में 3 ही स्टेट ऑफ मैटर के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है। आपको सबको फैमिलियर होंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस से, पर सॉलिड, लिक्विड और गैस होती क्या है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे लिए फ़िलहाल जो मेन चीज़ है वो ये है कि स्टेट ऑफ मैटर 3 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पहली है सॉलिड स्टेट, दूसरी है लिक्विड स्टेट, तीसरी है गैसेज स्टेट। मैटर जो नॉर्मली पाया जाता है वो इन 3 स्टेट में ही पाया जाता है। इसके अलावा कुछ स्टेट ऑफ मैटर भी हैं, जैसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, प्लाज्मा, न्यूट्रॉन डीजनरेट मैटर और क्वार्क-ल्यून प्लाज्मा। पर इसमें मैटर पाया जाता है वो बहुत ही ऐसे कंडीशंस में होता है जो हम नॉर्मली उनको हम रोज़ उनके साथ में इंटरेक्ट नहीं होते हैं, ये लैब्स में पाए जाते हैं। तो हमारे लिए फ़िलहाल 3 ही हम इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। हम बात करते हैं अब सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में क्या होता है? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं पार्टिकल्स के, हर मैटर, जैसा कि मैंने कहा, एक छोटी छोटी बिल्डिंग ब्लॉक से बना होता है। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होती हैं? वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं एटम्स। हर छोटा एटम मिलके मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल मिलके मैटर बनता है, या कंपाउंड बनता है, कंपाउंड मिलने के एक मैटर बनता है। तो एक आप ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़ा कोई घर बना रहे हैं, उसके अंदर जो सबसे छोटी ईंट है वो है एटम। उसके बाद में उन ईंटों का जब क्लस्टर बन जाता है, उन ईंटों का जब एक ग्रुप बन जाता है, तो वो बन जाता है आपका मॉलिक्यूल। उन ईंटों से जब पूरी दीवार बन जाती है तो बन जाता है आपका कंपाउंड, और उस कंपाउंड से जब आपका पूरा घर बन जाता है तो वो बन जाता है आपका मैटर। तो सबसे छोटी बिल्डिंग ब्लॉक जो है किसी भी चीज़ की, वो क्या है? एटम। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं सॉलिड के अंदर, एटम या एटम के बीच में लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो उसको एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करवाते हैं, एक डेफिनेट साइज़ प्रोवाइड करवाते हैं, और एक उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या हुई? सॉलिड्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होती है, उनका स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, उसमें फ्री मूवमेंट नहीं होता पार्टिकल्स का, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो उनको ईजिली फ्लो नहीं होने देते। ये तो बात हुई अब सॉलिड्स की। अगर हम बात करें लिक्विड्स की, लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़े वीक होते हैं, इस वजह से उनका डेफिनेट शेप नहीं होता। पर उनका डेफिनेट शेप नहीं होता तो क्या वो विदाउट शेप होते हैं? बिल्कुल, वो विदाउट शेप होते हैं। वो उस कंटेनर का शेप लेते हैं जिस भी कंटेनर में आप उसको डालते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं लिक्विड का लूँ तो वाटर। हम हमेशा से देखते हैं वाटर को आप अगर जग में डालोगे तो जग का शेप ले लेगा, आप उसको ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। इसका मतलब वाटर की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, पर उसका डेफिनेट वॉल्यूम है। अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है तो पानी 1 लीटर ही होगा। उसको आप चाहे जग में डालो चाहे ग्लास में डालो। ऐसा नहीं कि आपने उसको ग्लास में डाला तो पानी कम हो गया या जग में डाला तो पानी ज़्यादा हो गया।
नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर डेफिनेट शेप नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एटम एटम के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, वो बहुत ही वीक होता है लिक्विड्स के अंदर। इसी कारण उनमें एक प्रॉपर्टी और होती है कि वो इजीली फ्लो कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर से। इसी वजह से लिक्विड्स फ्लो करते हैं पर सॉलिड्स फ्लो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या हम ये कहें कि एटम और एटम के बीच में लगने वाला जो बल है वो इतना मजबूत होता है कि वो पार्टिकल्स को मूव करने नहीं देता। तीसरा जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर है वो है गैसेस स्टेट। ये सबसे ही लूजली बाउंड स्टेट होती है। इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं एटम्स और एटम्स के बीच में लगने वाले, वो बहुत हल्के होते हैं। ये एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर तक जा सकते हैं। इसी वजह से ना तो गैसेस स्टेट में किसी भी मैटर की डेफिनेट शेप होती है, ना ही उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैसेस स्टेट के जो भी मैटर्स होते हैं, जैसे एयर हो गया या फिर आपकी कोई भी दूसरी गैसेस हो गई, नाइट्रोजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, या और कोई गैसेस फ्यूल हो गए, इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है? इनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि आप इसको जिस भी कंटेनर में रखोगे ये पूरे कंटेनर का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसी कारण हम ये कहते हैं कि इनमें ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप होती है। अगर आपने 1 किलो हवा भरी तो ऐसा नहीं है कि वो आपको एक जगह पे फिर 1 किलो ही मिलेगी। हो सकता है वहाँ पे कम मिलेगी, हो सकता है कहीं और ज़्यादा मिलेगी, पर इनका डेफिनेट मास होता है। इस वजह से इनको भी मैटर में गिना जाता है। ना तो इनकी डेफिनेट शेप होती है, ना इनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। अब आगे वाले टॉपिक्स में हम कवर करेंगे कि गैसेस स्टेट को लिक्विड में, लिक्विड स्टेट को सॉलिड में, और वाइस वर्सा, मतलब सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैसेस में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम पूरा डायग्राम से आपको समझाएंगे कि इनको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, पर हम उसके केवल प्रोसेस के नाम बताएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस आपके फर्दर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाए जाएंगे पूरी डिटेल्स के अंदर। हम यहाँ केवल ये डिसाइड करेंगे कि इनको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारा केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट है क्लास का। जो हमारा मेन चैप्टर चालू होगा वो होगा एटम्स, मॉलिक्यूल्स और मोल्स से। तो मोल्स के बाद में जो भी आपका चैप्टर रहेगा वो थोड़ा टफ होता जाएगा, आप बिल्कुल घबराना नहीं, हम अच्छे से इसको धीरे धीरे करेंगे। हम चैप्टर खत्म होने के बाद में लाइव सेशन रखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमसे जितना होगा हम कोशिश करेंगे कि हम आपके जवाब दे पाएँ। थैंक यू।